वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हमारा सब्जेक्ट है कैफ 3 बिजनेस लॉ और इसमें हम चैप्टर कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू द लीगल सिस्टम, जो कि चैप्टर नंबर 1 है और इसकी टोटल 3 वीडियोज़ में से ये सेकेंड वीडियो है। और इसका टॉपिक है हमारी इस वीडियो का द प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि आई कैप स्टडी टेक्स्ट 2020 के चैप्टर 1 से लिया गया है। और मैं हूँ आपका फैसिलिटेटर काशिफ अदील। तो इस सेक्शन में तीन चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, एक गवर्निंग स्ट्रक्चर, एक प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन और उसके बाद एंड में हम डिस्कस करेंगे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। अब लेजिस्लेशन और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर कवर किया था, लेकिन आज हमने पढ़ना है कि इसका प्रोसेस क्या है, ये लेजिस्लेशन और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कैसे बनते हैं। तो पाकिस्तान का जो सिस्टम है दैट इज फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जिसे वफाकी हुकूमत उर्दू में कहेंगे हम। इसमें प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ स्टेट यानी रियासत का जो हेड है वो प्रेसिडेंट को समझा जाता है, और जो पब्लिक के पॉपुलर इलेक्टेड वोट से एक प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है। प्राइम मिनिस्टर इज हेड ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ स्टेट। द फेडरल लेजिस्लेचर, अब जो वफाकी सतह पर जो कानून बनता है उसे हम कहते हैं फेडरल लेजिस्लेचर, इज अ बाई कैमरल, यानी ये इसमें हमारी जो पार्लियामेंट है उसके दो हिस्से हैं, जिसे पार्लियामेंट का लफ्ज इंग्लिश में हम बोलते हैं और पाकिस्तान में इसके लिए वर्ड मजलिस शूरा यूज होता है, जिसमें प्रेसिडेंट भी शामिल हैं, जिसमें नेशनल असेंबली भी शामिल है जिसको लोअर हाउस भी कहते हैं, और सेनेट भी शामिल है जिसे अपर हाउस कहते हैं। दुनिया के कुछ मुल्कों में इनके नाम डिफरेंट हैं, जैसे यूके के अंदर नेशनल असेंबली का वर्ड यूज़ नहीं होता, वहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन्स का वर्ड यूज़ होता है, वहाँ पे सेनेट के बजाय हाउस ऑफ लॉर्ड्स का वर्ड यूज़ होता है। इसी तरह अमेरिका में अगर आप देखेंगे तो नेशनल असेंबली का कॉन्सेप्ट नहीं है, वहाँ पे कांग्रेस जो है, और इसी तरह लेकिन वहाँ पर जो दूसरा इदारा है उसे सेनेट ही कहते हैं। तो ये हमारा कुछ इंग्लिश लीगल सिस्टम है, कुछ चीज़ें जो फेडरल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है वो कुछ हमने फेडरेशन का कॉन्सेप्ट यूनाइटेड स्टेट्स से भी लिया हुआ है और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज से भी अडॉप्ट किया हुआ है उसको। तो प्रेसिडेंट, नेशनल असेंबली एंड सेनेट, ये तीन हमारे रेलिवेंट जो है कंपोनेंट हैं जिसकी बेस पर जिनसे पार्लियामेंट बनती है। तो सबसे पहले प्रेसिडेंट की बात करते हैं जी। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो पाकिस्तान के हेड ऑफ स्टेट कहलाएंगे और उनको एक सिंबल ऑफ यूनिटी समझा जाता है। और सिंबल ऑफ यूनिटी इस वजह से समझा जाता है कि बाज़ औक़ात डिफरेंट जो प्रोविंसेस होते हैं, डिफरेंट सूबों से मुख्तलिफ लोग सामने आते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से, लेकिन प्रेसिडेंट जो हैं वो चारों सूबों के वोट लेकर बनते हैं, और इस वजह से ये समझा जाता है कि तमाम सूबों के दरमियान जो एक इत्तेहाद है उसकी अलामत होंगे प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिक्वायरमेंट है कि प्रेसिडेंट मस्ट बी अ मुस्लिम। प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर अ 5-year टर्म, 5 साल के लिए अपॉइंट होते हैं, और इन्हें अपॉइंट करने में सेनेट, नेशनल असेंबली और मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज तीनों के वोट इन्वॉल्व होते हैं। तो सेनेट, नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबलीज तीनों से वोट लेकर एक प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। प्रेसिडेंट जो है उनका री इलेक्शन भी हो सकता है, यानी 5 years कंप्लीट किए तो दोबारा भी अपॉइंट हो सकते हैं, बट नो इंडिविजुअल मे होल्ड द ऑफिस फॉर मोर देन 2 कंसेक्टिव टर्म्स। तो एक बार 5 साल के लिए इलेक्ट हो गए, फिर 5 साल के लिए इलेक्ट हो गए, उसके बाद वो कंटिन्यू नहीं कर सकते। मेजॉरिटी पार्टी जो होती है नेशनल असेंबली में नॉर्मली, क्योंकि उनकी नेशनल असेंबली में भी ज़्यादा सीट्स होती हैं और अक्सर फिर प्रोविंशियल असेंबलीज में भी होती हैं, तो वो नॉमिनेट करते हैं एक पर्सन को और इलेक्ट करते हैं एज प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अप्रूव करते हैं स्टैट्यूट, जो भी हमने इसमें पढ़ेंगे कि जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट होता है उसमें प्रेसिडेंट के असेंट ली जाती है, उनकी रजामंदी ली जाती है, जो कि नेशनल असेंबली और सेनेट से पास होते हैं। तो उसके बाद प्रेसिडेंट का अप्रूवल या असेंट उसमें ज़रूरी होती है। इसके अलावा प्रेसिडेंट का एक फंक्शन ये है कि ये प्राइम मिनिस्टर को गाइड करते हैं ऑन द मैटर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। प्राइम मिनिस्टर के रोल की तरफ आएँ तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो नॉमिनेट किया जाता है और इलेक्ट किया जाता है बाय मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स इन नेशनल असेंबली। तो नेशनल असेंबली में जो हमारे मेंबर्स होते हैं, एमएनएज जिन्हें कहा जाता है, तो एमएनएज की मेजॉरिटी प्राइम मिनिस्टर को नॉमिनेट और इलेक्ट करती है। फिर द सेम इंडिविजुअल जिसको एमएनएज जो हैं वो नॉमिनेट और इलेक्ट करते हैं,
उसको अपॉइंट कर देते हैं प्राइम मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, लेकिन नॉमिनेशन और इलेक्शन जो होता है वो नेशनल असेंबली से होता है। तो एक किस्म की फॉर्मेलिटी है जो प्रेसिडेंट को इस सिलसिले में पूरी करनी होती है। द प्राइम मिनिस्टर इज असिस्टेड बाय द फेडरल कैबिनेट। तो जो मिनिस्टर्स होते हैं उनकी एक काबीना होती है, उसे फेडरल कैबिनेट कहते हैं। तो फेडरल कैबिनेट में डिफरेंट जो है ना वुज़रा हैं, वजीर हैं, और वो डिफरेंट महकमों और डिफरेंट जो एंगल्स होते हैं गवर्नमेंट के उनको कवर करते हैं। तो इट इज़ बेसिकली फेडरल कैबिनेट इज़ बेसिकली अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स whose members are appointed by the president on advice of the prime minister। तो इसमें भी जो रियल पावर है वो असल में प्राइम मिनिस्टर के पास ही होती है। अब जो वफाकी सतह पर मिनिस्टर्स होते हैं, फेडरल मिनिस्टर्स, ये इनके आगे फिर जो डिफरेंट महकमे होते हैं उसमें ब्यूरोक्रेसी के अंदर सेक्रेटरीज होते हैं, अदर गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं हर डिपार्टमेंट में, जो कि पॉलिसीज़ जो गवर्नमेंट बना रही होती है उनके ऊपर अमल के लिए इनको असिस्ट करते हैं, इनको सपोर्ट करते हैं। तो मिनिस्टर जो है वो सपोर्ट कर रहे होते हैं प्राइम मिनिस्टर को, और उसके बाद जो मिनिस्टर से के आगे जो डिपार्टमेंट और ब्यूरोक्रेसी होती है वो मिनिस्टर को सपोर्ट कर रही होती है उन फंक्शंस के लिए। सो दैट्स वे अ गवर्नमेंट इज रन। सेनेट की तरफ आए तो सेनेट जो है वो एक परमानेंट लेजिस्लेटिव बॉडी है। इसे परमानेंट लेजिस्लेटिव बॉडी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका कभी भी मुद्दत ख़त्म नहीं होती। यानी इसमें जब इलेक्शन हो भी रहा होता है तो वो हाफ मेंबर्स का इलेक्शन होता है, फिर बाकी हाफ का चल रहा होता है। इसमें हर प्रोविंस से इक्वल रिप्रेजेंटेशन होती है। यानी पंजाब की आबादी ज़्यादा है, बलूचिस्तान की सबसे कम है पाकिस्तान में, लेकिन जो नंबर ऑफ सेनेटर्स हैं वो पंजाब के और बलूचिस्तान के इक्वल होंगे, उतने ही सिंध के होंगे, उतने ही KPK के होंगे। तो मकसद भी सेनेट का असल में ये था कि तमाम सूबों को जो है वो डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए और उनकी इक्वल सेइंग हो एक प्लेटफॉर्म पे, और उसके लिए सेनेट मौजूद है। तो चारों सूबों से इसमें रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो इलेक्ट किए जाते हैं बाय द मेंबर्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव प्रोविंशियल असेंबली। रोल ऑफ सेनेट जो है वो होता है कि इन्होंने प्रमोट करना है नेशनल कोहेजन। चारों सूबों के इक्वल लोग मौजूद हैं, तो जो नेशनल लेवल पर कोहेजन है, हार्मनी है, हम आहंगी है एक पूरे पाकिस्तान के लेवल पर, उसको इन्होंने करना है। और इसमें क्योंकि हर सूबे की बराबर रिप्रेजेंटेशन होती है, तो जो छोटे सूबे हैं उनको ये जो रिस्क होता है कि जी जो कोई और सूबा होगा वो उनको डोमिनेट कर लेगा, वो इससे काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाता है। क्योंकि नेशनल असेंबली में तो पंजाब की इतनी ज़्यादा सीट्स हैं फॉर एग्जांपल कि बाकी तीनों सूबों जो हैं वो उसकी सीट्स का अक्सर मुकाबला नहीं कर पा रहे होते। तो एक भी सूबा कोई और पंजाब के साथ मिल जाए तो वो पार्टी जो है वो अक्सर गवर्नमेंट बना सकती है। तो सेनेट में ऐसा नहीं होता। सेनेट में कुछ रिप्रेजेंटेटिव इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी से भी लिए जाते हैं। मेंबर्स इलेक्ट होते हैं 6 ईयर्स के लिए। हाफ मेंबर्स रिटायर हो जाते हैं आफ्टर 3 ईयर्स, फिर नए इलेक्शन हो जाते हैं, फिर अगले 3 साल बाद जो पहले रह गए होते हैं वो फिर रिटायर हो जाते हैं, एंड सो ऑन। यानी किसी भी टाइम पर सेनेट मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होता। हाफ मेंबर्स की रिटायरमेंट होती है और उनकी जगह पर नए लोग आ जाते हैं, फिर पुराने वाले जो हाफ बच जाते हैं फिर उनकी रिटायरमेंट होती है, उनकी जगह पर नए लोग आ जाते हैं। तो हर जो है ना 6 ईयर्स होते हैं और हर 3 साल के बाद सेनेट के अंदर 50% मेंबर्स चेंज हो रहे होते हैं। सेनेट इसी वजह से एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन कहलाता है, और इलेक्शन ऑफ ऑल मेंबर इज नॉट हेल्ड एट द सेम टाइम, और इसीलिए इसको हम कहते हैं परमानेंट बेसिस, क्योंकि 50% मेंबर्स कंटिन्यू कर रहे होते हैं और 50% रिटायर हो रहे होते हैं। सेनेट पे मजीद बात करें तो सेनेट को जो हेड करते हैं उन्हें चेयरमैन ऑफ द सेनेट कहते हैं। इनके साथ एक डिप्टी चेयरमैन भी होते हैं। चेयरमैन ऑफ द सेनेट जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नेक्स्ट इन लाइन होते हैं टू एक्ट एज प्रेसिडेंट इफ द ऑफिस बिकम्स वेकेंट। फॉर एग्जांपल अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है या रेजिग्नेशन हो जाता है प्रेसिडेंट के ऑफिस में, तो उनकी जगह पर भी जो जब तक नया प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं हो जाएगा तब तक चेयरमैन सेनेट जो है वो फंक्शन परफॉर्म करेंगे। द मेंबर्स इलेक्ट फ्रॉम देमसेल्व्स अ चेयरमैन एंड अ डिप्टी चेयरमैन। तो सेनेट के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो 2 लोगों को अपॉइंट करते हैं एज चेयरमैन एंड अ डिप्टी चेयरमैन। जितने भी स्टैट्यूट्स जो लॉज पास होते हैं नेशनल असेंबली से उन्हें सेनेट से भी अप्रूवल लेना होता है, सिवाय मनी बिल्स के। मनी बिल्स में जो है वो सिर्फ नेशनल असेंबली इन्वॉल्व होती है, उसमें सेनेट का कोई रोल नहीं होता। नेशनल असेंबली की बात करें तो नेशनल असेंबली जो है ये इसमें जो नंबर ऑफ सीट्स होती हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ प्रोविंस होती हैं, इसलिए पंजाब की सबसे ज़्यादा सीट्स हैं और बलूचिस्तान की सबसे कम सीट्स हैं अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। तो मेंबर्स जो जनरल सीट्स पर अपॉइंट होते हैं वो 5 ईयर्स के लिए होते हैं और डायरेक्ट वोट के थ्रू होते हैं। कुछ रिजर्व सीट्स हैं फॉर वीमेन और नॉन मुस्लिम्स। द मेंबर्स इलेक्ट फ्रॉम देमसेल्व्स, तो एक तो स्पीकर अपॉइंट किए जाते हैं, एक डिप्टी स्पीकर अपॉइंट किए जाते हैं जो कि
जो इजलास की कार्रवाई होती है नेशनल असम्बली में कि किस मामले पर कैसे बहस होनी है और क्या तरीक़ेकार पार्लियामेंट में काम का रखा जाएगा, उसको मैनेज करते हैं। और प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन भी नेशनल असम्बली से होता है। नेशनल असम्बली का जो मेन फंक्शन है वो लॉ मेकिंग है, कि लॉ बनाना है और ऐसी पॉलिसीज़ बनानी है जिनकी बेस पे जो मुल्क है, पाकिस्तान है, ये आगे बढ़ सके और सही डायरेक्शन में जा सके। लॉ कैसे बनता है नेशनल असम्बली में? जब नेशनल असम्बली इन सेशन हो यानी मौजूद हो, तो किसी भी मामले पर जो बिल है, अब एक जो प्रपोजल होता है कि ये लॉ बनना चाहिए, उस प्रपोजल को कहते हैं बिल। अब वो बिल ओरिजिनेट हो सकता है नेशनल असम्बली में, वो बिल ओरिजिनेट हो सकता है सेनेट में। यानी एक नया लॉ सेनेट में भी प्रपोज किया जा सकता है और एक नया लॉ जो है वो नेशनल असम्बली में भी प्रपोज किया जा सकता है। अब डिफरेंट सिनेरियोज हैं लॉ को बनाने के जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो सबसे पहले तो जो सिनेरियो है, हम इस डिस्क्रिप्शन के बजाय ज़रा अपनी एनिमेशंस की तरफ चलते हैं और उनकी बेस पर इन सिनेरियोज को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो लेट्स से कि अगर एक बिल ओरिजिनेट हुआ नेशनल असम्बली में और पास भी वहाँ पर हुआ, तो फिर उसे भेजा जाएगा सेनेट में। और लेट्स से कि अगर सेनेट भी उसको पास कर देता है विदाउट एनी अमेंडमेंट, यानी कोई चेंज किए बगैर, जैसे नेशनल असम्बली ने पास किया था वैसे ही सेनेट भी उसे पास कर देता है, तो फिर बिल को प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा फॉर असेंट। और जब प्रेसिडेंट उस बिल पर अपनी असेंट दे देंगे तो वो एक लॉ बन जाएगा जिसे हम कहते हैं एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। इसी तरीके से ज़रूरी नहीं है कि एक बिल नेशनल असम्बली में ओरिजिनेट हो, तो हो सकता है कि एक बिल सेनेट में ओरिजिनेट और पास हो, उसके बाद उसे भेजा जाएगा नेशनल असम्बली में, और अगर वो वहां पर विदाउट एनी अमेंडमेंट पास हो जाता है तो फिर प्रेसिडेंट को असेंट के लिए भेजा जाएगा और प्रेसिडेंट के असेंट के बाद वो एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा। तो ये पहला सिनेरियो है जिसमें एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन सकता है। दूसरा सिनेरियो भी इसी तरीके से देखते हैं कि लेट्स से कि अगर एक बिल ओरिजिनेट और पास हुआ नेशनल असम्बली में और फिर उसको सेनेट में भेजा गया और सेनेट ने उसको पास तो किया लेकिन विद अमेंडमेंट। अब नेशनल असम्बली ने जैसा बिल पास किया था, सेनेट ने उसमें अमेंडमेंट कर कर उसको पास किया, तो दोनों हाउसेस की सेम अप्रूवल नहीं है, इसलिए बिल को वापस भेजा जाएगा नेशनल असम्बली में। और नेशनल असम्बली अगर उसको विद अमेंडमेंट पास कर लेती है उन अमेंडमेंट्स के साथ, तो फिर उसको प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा और प्रेसिडेंट के असेंट के बाद वो एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा। वंस अगेन इसमें सेनेट और नेशनल असम्बली को रिप्लेस करके देखें हम, तो हो सकता है कि एक बिल ओरिजिनेट और पास हो सेनेट में, उसके बाद उसको भेजा जाए नेशनल असम्बली में जो इसे विद अमेंडमेंट पास करे, तो फिर उस बिल को नेशनल असम्बली से वापस सेनेट में भेज दिया जाएगा और सेनेट से वो बिल फिर जाएगा, वहां से अगर विद अमेंडमेंट पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट की असेंट के बाद वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा। सिमिलर इसी तरीके से एक और सिनेरियो भी देखेंगे। तो थर्ड सिनेरियो जो है वो तब होता है जब अगर दोनों हाउसेस एग्री ना कर रहे हों और एक हाउस जो है वो एक बिल को रिजेक्ट कर दे और या फिर उसे पास ही ना कर रहा हो और 90 डेज गुजर जाएं, या फिर एक हाउस अमेंडमेंट कर दे तो दूसरा हाउस उसे विद अमेंडमेंट पास करने से इनकार कर दे। तो ऐसा करने की सिचुएशन में क्या होगा, ऐसे में एक ज्वाइंट सिटिंग का कॉन्सेप्ट है लॉ के अंदर, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो वंस अगेन पहले हम नेशनल असेंबली की ओरिजिनेशन से चेक करेंगे और फिर बाद में सेनेट से। तो लेट्स अज्यूम कि एक बिल नेशनल असेंबली में ओरिजिनेट हुआ और पास हुआ, तो वो बिल कहाँ भेजा जाएगा, वो सेनेट में भेजा जाएगा। अब सेनेट ने वो बिल पास नहीं किया, सेनेट ने या तो उस बिल को रिजेक्ट कर दिया या 90 डेज के गुजर गए और अभी तक पास नहीं कर रहे, या जो नेशनल असेंबली ने अमेंडमेंट्स की थी उसके मुताबिक उसको पास नहीं कर रहे। तो फिर क्या होगा कि जिस हाउस में ये बिल ओरिजिनेट हुआ था यानी नेशनल असेंबली, उनकी रिक्वेस्ट पर पार्लियामेंट की एक ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाएगी। ज्वाइंट सिटिंग में क्या होगा कि नेशनल असेंबली के मेंबर्स भी होंगे और सेनेट के मेंबर्स भी होंगे, और अगर मेजॉरिटी ऑफ ज्वाइंट सिटिंग यानी नेशनल असेंबली के भी हर मेंबर का एक वोट और सेनेट के भी हर मेंबर का एक वोट, अगर उस ज्वाइंट सिटिंग में मेजॉरिटी से कोई बिल पास हो जाता है तो फिर वो प्रेसिडेंट को असेंट के लिए भेजा जाएगा और प्रेसिडेंट की असेंट रजामंदी के बाद वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा। सेम प्रोसेस को अब जरा सेनेट से ओरिजिनेट करके देखते हैं। तो लेट्स से कि एक बिल जो है वो ओरिजिनेट हुआ सेनेट में और पास हो गया, उसके बाद उसे जब आगे भेजा गया तो नेशनल असेंबली ने उसे रिजेक्ट कर दिया या 90 डेज के अंदर पास नहीं किया या विद अमेंडमेंट पास नहीं किया। तो अब क्या होगा कि अब सेनेट की अगर रिक्वेस्ट सेनेट की तरफ से आए तो एक ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट होगी और उसके मेजॉरिटी ऑफ वोट अगर उस बिल को पास कर देते हैं तो प्रेसिडेंट के असेंट के लिए भेजा जाएगा और प्रेसिडेंट के असेंट के बाद
वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा। फोर्थ सिनेरियो जिसमें एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन सकता है उसको अब डिस्कस करेंगे। तो लेट्स से कि एक बिल ओरिजिनेट हुआ और पास हो गया नेशनल असेंबली में, उसके बाद उसे सेनेट में भेजा गया और सेनेट में ने भी उसको पास कर दिया विद अमेंडमेंट और विदाउट अमेंडमेंट, लेट्स से कि वो प्रोसेस हो गया। और प्रेसिडेंट जो है वो ये समझते हैं कि ये लॉ नहीं बनना चाहिए या इसमें लॉ में कुछ मजीद इसको रिकन्सिडर करना चाहिए, तो प्रेसिडेंट रिटर्न कर देंगे बिल पार्लियामेंट को। तो अब ये होगा कि एक ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाएगी नेशनल असेंबली और सेनेट की, उसकी मेजॉरिटी अगर अब भी पास कर दे उस बिल को विद अमेंडमेंट और विदाउट अमेंडमेंट, तो प्रेसिडेंट को अब बिल को असेंट देनी पड़ेगी और वो असेंट देने के बाद वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा। सिमिलर फैशन में सेनेट में एक बिल पास होता है, ओरिजिनेट होता है, उसके बाद नेशनल असेंबली भी उसे पास कर देती है और प्रेसिडेंट उसको रिटर्न कर देते हैं। तो वही प्रोसेस होगा कि एक ज्वाइंट सिटिंग पार्लियामेंट की बुलाई जाएगी और अगर उसमें भी मेजॉरिटी पास कर देती है एक बिल को, तो फिर प्रेसिडेंट को असेंट देनी पड़ेगी और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा। अब प्रेसिडेंट जो हैं उनको जो असेंट देनी होती है वो 10 डेज के टाइम में देनी होती है या फिर रिटर्न कर देना होता है इतने टाइम में। तो प्रेसिडेंट के पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता बिल को लिंगर ऑन करने का, तो रिकंसिडरेशन के लिए भेजते हैं। हाँ, मनी बिल को प्रेसिडेंट वापस नहीं भेजते, उस पर असेंट देना लाजमी होता है। ऑफ एनी प्रोविजन और एनी अमेंडमेंट देयर इन, तो कभी भी अगर रिकंसिडरेशन के लिए भेजना है तो 10 डेज के अंदर वापस करेंगे या असेंट देंगे। इन केस अ बिल इज पेंडिंग, अब ये नेशनल असेंबली जो है वो डिसॉल्व भी हो जाती है। अब नेशनल असेंबली दो सिचुएशन में डिसॉल्व हो जाती है, जब मार्शल लॉ वगैरह लगता है, या फिर नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो जाती है जब वो अपनी मुद्दत पूरी करती है। तो 5 ईयर्स पूरे करते हैं, उसके बाद एक निगरान हुकूमत आती है और उस इंटरिम पीरियड के दौरान एक निगरान हुकूमत जब होती है तो कोई नेशनल असेंबली एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो जाती है अपनी मुद्दत पूरी करके। फिर इलेक्शन होते हैं और फिर एक नई नेशनल असेंबली जो है वो फॉर्म की जाती है। तो अगर एक लेजिस्लेशन इन प्रोसेस था और नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो जाए तो क्या होगा? सेनेट तो डिसॉल्व नहीं होता, सेनेट तो एक परमानेंट लेजिस्लेटिव बॉडी है, सेनेट में तो 50% का इलेक्शन होता है, फिर वो कंप्लीट हो जाता है, फिर 50% का इलेक्शन होता है और वो फिर कंप्लीट हो जाता है। तो सेनेट का तो डिसोल्यूशन होता नहीं, नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो सकती है। और जब नेशनल असेंबली डिसॉल्व होगी तो फिर हमें क्या कंसीडर करना होगा उस पर देखते हैं। तो अगर एक बिल अंडर डिबेट प्रोसेस है नेशनल असेंबली में, यानी उस पर बहस हो रही है, पॉलिटिकल पार्टीज डिस्कस कर रही हैं कि ये बिल पास होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या इसके लॉज क्या होने चाहिए, या फिर ऐसा होता है कि एक बिल पास हो गया नेशनल असेंबली में लेकिन वो अभी सेनेट में पेंडिंग है और इस दौरान नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो जाती है, तो फिर वो बिल लैप्स कर जाएगा, यानी वो बिल फिर यूं समझा जाएगा जैसे एग्जिस्ट नहीं करता। और जब नई नेशनल असेंबली आ जाएगी तो नए सिरे से बिल का टोटल प्रोसीजर जो है वो आपको इनिशिएट करना पड़ेगा। जो अभी तक का काम हुआ था वो एक किस्म का वेस्ट हो जाएगा, तो बिल लैप्स हो जाएगा, क्योंकि जिस नेशनल असेंबली ने उस बिल को पास किया वो अब एग्जिस्ट नहीं करती, तो उसकी बेस पे लॉ नहीं बनेगा। लेकिन अगर एक बिल अंडर डिबेट प्रोसेस हो सेनेट में, या वो बिल सेनेट से पास हो गया हो लेकिन नेशनल असेंबली में पेंडिंग हो और इस दौरान नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो जाए, तो अब बिल लैप्स नहीं करेगा बल्कि बिल एग्जिस्ट करेगा और उस बिल की बेस पर आप जो है फर्दर इनिशिएट, यानी सेनेट से पास है, जब नई नेशनल असेंबली बने तो बस उससे अगर पास हो जाए और फिर प्रेसिडेंट की असेंट मिल जाए तो वो एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा। मनी बिल्स क्या होते हैं? मनी बिल्स वो होते हैं जिनका ताल्लुक फाइनेंस से होता है, बजट से होता है। जैसे फाइनेंस एक्ट हर साल आता है जो गवर्नमेंट जून में बजट अमूमन देती है, और वो बजट जब अप्रूव होता है तो वो उसे फाइनेंस बिल पहले कहा जाता है और उस दैट इज़ वन काइंड ऑफ अ मनी बिल, और बाद में वो जब पास हो जाता है तो उसे फाइनेंस एक्ट कहा जाता है। तो मनी बिल जो है वो ओरिजिनेट भी नेशनल असेंबली में होता है और पास भी नेशनल असेंबली में होता है, सेनेट को नहीं भेजा जाता और उसके बाद प्रेसिडेंट को असेंट के लिए भेज दिया जाता है। तो इसके अंदर जो प्रोसेस होगा कि मनी बिल ओरिजिनेट हुआ नेशनल असेंबली में और पास हो गया, प्रेसिडेंट ने उस बिल पर अपनी असेंट देनी है एंड इट वुड बिकम एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। सेनेट का इसके अंदर कोई रोल नहीं है, यानी सेनेट इस मनी बिल के ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं रखता। तो इस तरह से गवर्नमेंट जो होती है और मेजॉरिटी पार्टी होती है वो अपनी मर्जी से गवर्नमेंट के फाइनेंशियल मैटर्स को चला सकते हैं। ऑर्डिनेंस पाकिस्तान में एक कॉन्सेप्ट है जी ऑर्डिनेंस का, ये बेसिकली तो इमरजेंसी सिचुएशन के लिए है लेकिन पाकिस्तान में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो इसमें ये होता है कि प्रेसिडेंट इफ डीम्स नेसेसरी टू टेक इमीडिएट एक्शन, जो कि इमरजेंसी सिचुएशन है, ही हैज़ पावर टू मेक एन ऑर्डिनेंस, यानी एक लॉ बना दिया जाता है जो कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के बराबर ही समझा जाता है, जिसकी पावर वैसे ही है जैसे एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है।
तो ये तब प्रेसिडेंट कर सकते हैं जब नेशनल असेंबली सेशन में ना हो। अब ऐसा ऑर्डिनेंस जब प्रोमलगेट किया जाता है, अनाउंस कर दिया जाता है, तो उसका सेम फोर्स होता है, सेम इफेक्ट होता है जैसे एक्ट ऑफ पार्लियामेंट का होता है। तो जो बिल नेशनल असेंबली सेनेट से पास होता है उसमें काफ़ी लंबा टाइम लगता है, उसके बाद प्रेसिडेंट की असेंट होती है और फिर वो लॉ बनता है। तो प्रेसिडेंट डायरेक्ट भी एक लॉ बना देते हैं। लेकिन ऐसे ऑर्डिनेंस जो हैं वो रिपील हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं आफ्टर 120 डेज, अगर उनको पास ना करे नेशनल असेंबली। अगर मनी बिल है फिर तो नेशनल असेंबली, और नेशनल असेंबली और सेनेट दोनों अगर वो मनी बिल नहीं है। तो 120 डेज के लिए जो है प्रेसिडेंट के पास समझ लें एक पावर है कि वो किसी भी चीज़ को मामले पे जब भी ज़रूरत महसूस हो तो उस पर एक लॉ बना सकते हैं। ये एक चार्ट है जो टोटल प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन को शो कर रहा है, जिसमें बेसिकली अगर आप दो पॉइंट्स देखें तो नेशनल असेंबली इन सेशन हो और नेशनल असेंबली इन सेशन में ना हो। सेशन में ना हो तो फिर तो प्रेसिडेंट एक ऑर्डिनेंस बनाएंगे और फिर वो 120 डेज़ का प्रोसेस है उसका, उसके बाद वो अगर अप्रूव हो जाता है तो असेंट के बाद दैट वुड बिकम अ लॉ। लेकिन अगर अदरवाइज है तो ऑल मनी बिल है तो नेशनल असेंबली से प्रोसेस होगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा, फिर आगे जाएगा। और अगर अदर बिल्स हैं तो सेनेट और नेशनल असेंबली दोनों से होकर प्रेसिडेंट के बाद और फिर लॉ बनेगा। तो ये ओवरऑल जो हमने अभी तक चीज़ें अलग अलग पढ़ी हैं उनको अगर एक कंबाइंड पिक्चर में फिट इन करने की कोशिश की जाए तो वो ये चार्ट जो आई कैप के स्टडी टेक्स्ट में गिवन है ये उसको रिफ्लेक्ट करता है। तो एक पास्ट एग्ज़ाम है जी हमारे पास, ये ऑटम 2016 में क्वेश्चन आया था एंड इट वाज फॉर 5 मार्क्स। ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन इन केस ऑफ मनी बिल। अब मनी बिल है तो याद रखें कि सेनेट का रोल नहीं होगा, आप जो भी बात करेंगे वो सेनेट को हटा के करेंगे। तो नेशनल असेंबली अगर सेशन में हो तो मनी बिल नेशनल असेंबली में ओरिजिनेट होगा, वहाँ से पास होगा, सेनेट को नहीं भेजा जाएगा, प्रेसिडेंट को असेंट के लिए भेज दिया जाएगा। लेकिन अगर मनी बिल ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे नेशनल असेंबली सेशन में नहीं है तो प्रेसिडेंट को अगर लगता है कि इमीडिएट एक्शन लेना ज़रूरी है तो वो एक ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। ऑर्डिनेंस का वो इफेक्ट होगा जैसे एक्ट ऑफ पार्लियामेंट का होता है, लेकिन 120 डेज़ के अंदर उसको नेशनल असेंबली से अप्रूवल लेना ज़रूरी होगा। एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बैंक से है कि हाउ इज़ द लॉ प्रोमलगेटेड व्हेन नेशनल असेंबली इज़ नॉट इन सेशन। तो वो ऑर्डिनेंस है। इन सच लॉ इन एनी वे डिफरेंट फ्रॉम एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, व्हाट इज़ इट्स टेन्योर। तो ये तीन बातें जो प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस हुई वो यहाँ पर भी होंगी कि एक तो जब कंपनी नेशनल असेंबली सेशन में ना हो तो प्रेसिडेंट एक ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं और सच ऑर्डिनेंस हैव द सेम फोर्स एंड इफेक्ट जैसे एक्ट ऑफ पार्लियामेंट का होता है, तो उसके इक्वल है। और ऐसा लॉ जो है वो पीरियड ऑफ 120 डेज़ के लिए रेलिवेंट होता है, लेकिन अगर नेशनल असेंबली और सेनेट पास कर दें तो वो कंटिन्यू करता रहेगा, अगर पास ना करें तो फिर वो कैंसिल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो है इट्स अबाउट पाकिस्तान सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो ये ऑटम 2018 के पास्ट एग्जाम से है और 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। स्पेसिफाई पाकिस्तान सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एंड आइडेंटिफाई सेनेट्स रोल इन द लेजिस्लेशन प्रोसेस। पाकिस्तान में फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम है, प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट हैं और प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो हेड ऑफ गवर्नमेंट हैं। फेडरल लेजिस्लेशन में दो हमारे हाउसेज हैं जिसे हम मजलिस शूरा या पार्लियामेंट कहते हैं, नेशनल असेंबली एंड सेनेट। सेनेट का रोल ये है कि ये तमाम स्टेट्यूट्स को पास करते हैं जो नेशनल असेंबली ने पास करने होते हैं, सिवाय एक्सेप्शन इसमें किसकी है, मनी बिल की। तो ये सिंपली आपने रिप्रोड्यूस करना था एग्जाम में फॉर 5 मार्क्स। लेजिस्लेशन के बाद एक कॉन्सेप्ट आ जाता है जी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का, क्योंकि जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और ऑर्डिनेंस हैं ये प्राइमरी लेजिस्लेशन है और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन ये होता है कि जब पार्लियामेंट अपनी पावर किसी और अथॉरिटी को या मिनिस्टर को या किसी पब्लिक बॉडी को डेलीगेट कर देती है। इन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पावर इज गिवन टू एन एग्जेक्टिव, मिनिस्टर को या पब्लिक बॉडी को, ताकि वो सबऑर्डिनेट और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बनाए फॉर स्पेसिफाइड पर्पजेज ओनली, यानी हर चीज़ पर नहीं बना सकते। फॉर एग्जाम्पल लोकल अथॉरिटीज़ को पावर दे दी जाती है कि वो अपने बाई लॉज बनाएं और वो जो बाई लॉज हैं वो उनकी स्पेसिफिक लोकेलिटी के लिए एप्लीकेबल होते हैं।
इसी तरह बाज़-औक़ात एफबीआर को अथॉरिटी दे दी जाती है कि वो टैक्सेशन से रिलेटेड रूल्स बना लें, एसईसीपी को अथॉरिटी दे दी जाती है कि वो कंपनी से रिलेटेड रूल्स बना लें, एंड इसी तरह बाज़-औक़ात पीटीए को हो सकता है अथॉरिटी दे दी जाए, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को, कि वो टेलीकॉम सेक्टर के लिए कुछ रूल्स जो है वो बना ले और इम्प्लीमेंट कर ले। अब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है, इस पर एक बड़ा क्वेश्चन रेज होता है कि अगर पार्लियामेंट किसी को पावर डेलीगेट कर दे और वो उस पावर को मिसयूज़ कर ले तो क्या होगा। तो उस पर कंट्रोल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पार्लियामेंट हैज सम कंट्रोल ओवर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बाय रिस्ट्रिक्शन एंड डिफाइनिंग द पावर टू मेक रूल्स। तो पार्लियामेंट जब किसी को डेलीगेट करती है पावर, तो वो उसके लिए एक स्कोप डिफाइन कर सकती है कि आप इन इन एरियाज के लिए रूल्स बना सकते हैं और इस स्कोप से बाहर आपकी रूल्स बनाने की पावर नहीं है। तो एक तो रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है, तो दिस इज वन वे ऑफ कंट्रोलिंग डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। दूसरा ये है कि जो रूल्स बनाए जाते हैं डेलीगेटेड पावर के मुताबिक, तो उनको आप कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि एक मिनिस्टर ने जो रूल्स बनाए हैं वो स्कोप से बियॉन्ड हैं, या वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं है, या वो रूल्स के मुताबिक नहीं है, तो फिर उनको अल्ट्रा वाइड्स करार दिया जा सकता है, यानी वो बियॉन्ड द स्कोप या बियॉन्ड अथॉरिटी होंगे। इन अदर वर्ड दैट इट एक्सीड्स द प्रेस्क्राइब लिमिट और हैज़ बीन मेड विदाउट ड्यू कंप्लायंस। ड्यू कंप्लायंस ये होती है कि बाज़ औक़ात जब मिनिस्टर को रूल बनाने की पावर दी जाती है तो साथ कहा जाता है कि जी पहले आपने इसको इशू करना है नोटिफिकेशन के थ्रू, इस पर फिर डिस्कशन होगी, पब्लिक का फीडबैक लें या रेलिवेंट लोगों का फीडबैक लें, स्टेक होल्डर्स का, और फिर ये इंप्लीमेंट किए जाएंगे। अगर कोई फॉरन इंप्लीमेंट कर देता है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं कि जी ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ, रूल्स की कंप्लायंस नहीं हुई, उसके बगैर इस लॉ को इंप्लीमेंट किया जा रहा है, तो फिर वो कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक वो लॉ वॉइड हो जाएगा। तो अगर आपका ऑब्जेक्शन वैलिड है तो कोर्ट उस डेलीगेट लेजिस्लेशन को वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। अब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है, इसके कुछ एडवांटेजेस हैं कि भाई क्या फ़ायदा होता है कि जिससे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जब बनाने की पावर दे दी जाती है किसी और को। एक तो पार्लियामेंट जो है वो हर मैटर को डिटेल में नहीं देख सकती, तो आपने जो कंपनी से रिलेटेड मैटर हैं उस पर स्पेशलिटी एससीसीपी की है, अकाउंटिंग या ऑडिटिंग से रिलेटेड मैटर हैं तो आई कैप की है, टैक्स से रिलेटेड मैटर्स हैं तो एफबीआर की है, या टेलीकॉम सेक्टर है तो पीटीए की है। तो आप जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको दे देते हैं और इस तरह से पार्लियामेंट का टाइम सेव हो जाता है। दूसरी बात ये कि जब एक्सपर्ट्स इन्वॉल्व होते हैं तो जो टेक्निकल नॉलेज जहाँ पे चाहिए होती है और प्रोफेशनल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल ग्रुप्स जो होते हैं उनकी हेल्प मिल जाती है लॉ बनाने में, और एक्सपर्ट ओपिनियन के शामिल होने से ज़्यादा बेहतर लॉज बन सकते हैं। प्लस डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है ना वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। पार्लियामेंट का एक्ट एक बार बन गया और अगर उसमें कुछ गलत भी बन गया तो उसको चेंज करने का प्रोसेस भी उतना ही लंबा है। पहले नेशनल असेंबली में पूरी बहस होगी, एक बिल होगा, फिर सेनेट में जाएगा, फिर मे बी अमेंडमेंट हो जाए, फिर वापस आएगा, फिर मे बी एग्री हो ना हो, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, समटाइम ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट होगी, फिर प्रेसिडेंट के पास जाना है, फिर पास होना है। तो ये प्रोसेस बाज़ औक़ात बहुत लेंथी प्रोसेस भी चलते हैं। यानी हमने तो पढ़ा जी नेशनल असेंबली ने अप्रूव कर दिया, नेशनल असेंबली में अप्रूव होने के अंदर मंथ्स भी लग सकते हैं बाज़ औक़ात किसी लॉ को। तो वो काफ़ी एक कह लें कि हेक्टिक और लॉन्ग प्रोसेस है। जबकि डेलीगेट लेजिस्लेशन में आपने जिस बॉडी को कहा है वो बॉडी अनाउंस कर देती है, ड्यू प्रोसीजर फॉलो कर लेती है, तो उसके मुताबिक वो फ्लेक्सिबली लॉ बना सकते हैं और लॉ को चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने इंपोर्ट पर किसी चीज़ की पाबंदी लगानी है, अगर आप एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से लगाएंगे तो फिर तो पता चलेगा जी 6 महीने लग गए और फिर पाबंदी लगी। इतने 6 मंथ के अंदर जो है ना इंपोर्ट इतनी ज़्यादा हो चुकी होगी उस चीज़ की कि शायद इफेक्टिव ही ना रहे। जबकि इसे अगर किसी एग्जेक्टिव ऑर्डर के थ्रू इंप्लीमेंट किया जाए तो मे बी विद इन अ डे, मे बी विद इन अ वीक और मंथ आप इसको कर सकें। तो फ़ायदे जो हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के वो ये हैं कि टाइम बचता है पार्लियामेंट का, एक्सपर्ट ओपिनियन इनकॉर्पोरेट होती है और लॉ बनाने का प्रोसीजर जो है वो फ्लेक्सिबल होता है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। पहले तो ये कि मेन क्रिटिसिज्म ये है कि इसको अनडेमोक्रेटिक कहा जाता है, क्योंकि आप कहते हैं कि जी हमने जिन लोगों को वोट दिए थे वो लोग पार्लियामेंट में बैठे हैं, उन्हें लॉ बनाना चाहिए था। यहाँ तो जो लॉ बनाया है वो प्रोफेशनल्स ने बनाया है, एक्सपर्ट्स ने बनाया है, तो उनकी टेक्निकल स्किल तो है लेकिन उनके पास मैंडेट नहीं है कि वो पब्लिक के लिए रूल्स बनाएं, पब्लिक ने उनको इलेक्ट नहीं किया। तो यहाँ पर पावर टू मेक लॉ इज गिवन टू अनइलेक्टेड सिविल सर्वेंट्स एंड एक्सपर्ट्स वर्किंग अंडर द सुपरविजन ऑफ गवर्नमेंट मिनिस्टर। तो ये क्रिटिसिज्म है कि ये जी अनडेमोक्रेटिक प्रोसेस हो जाता है जब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इस तरीके से बनाया जाता है। अब क्योंकि डेलीगेट लेजिस्लेशन जो है वो लार्ज अमाउंट्स में हो सकता है, नए नए एसआरओ, खाली आप टैक्सेशन के एसआरओ उठा के देख लें और सर्कुलर्स देख लें तो वो काउंटलेस हैं, काइंड ऑफ अनमैनेजेबल है। तो बहुत ज़्यादा लॉ जो है वो बनता है, तो उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होने की वजह से
समटाइम्स इट इज़ अनमैनेजेबल और अप टू डेट रखना बहुत मुश्किल होता है। तो एंड दैट्स द रीज़न कि अक्सर आप देखते हैं जो लीगल एक्सपर्ट्स होते हैं वो किसी एक फील्ड को पिक करते हैं और उसके अंदर कोशिश करते हैं कि अपनी एक्सपर्टीज़ डेवलप करें, क्योंकि हर डिफरेंट फील्ड और इदारे की तरफ से डिफरेंट डेलीगेट लेजिस्लेशन आ रहे होते हैं और केस लॉज आ रहे होते हैं, और उनको सबको के ऊपर अपने आप को अप टू डेट रखना ज़रा मुश्किल काम होता है। तो ये दो डिसएडवांटेजेस हैं, एक इसका अनडेमोक्रेटिक प्रोसेस, दूसरा ये कि अनमैनेजेबल। लेकिन अल्टीमेटली देखें कि जो एडवांटेजेस हैं उनका वेट कुछ ज़्यादा है, तभी ये प्रोसेस यूज़ किया जाता है। तो ये दोनों क्रिटिसिज्म अपनी जगह पर वैलिड हैं, लेकिन अल्टीमेटली डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के बगैर भी जो है वो लॉ को मैनेज करना और लॉ के प्रोसेस को मैनेज करना आसान नहीं रहेगा, और शायद इवन यू कैन से दैट इट वुड बी इम्पॉसिबल। तो इस वजह से डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बहरहाल एक ज़रूरत है, और इसी वजह से इस इंस्ट्रूमेंट को भी लेजिस्लेशन के प्रोसेस में और लॉ के सोर्स के तौर पर यूज़ किया जाता है। हमारे पास एक पास्ट एग्ज़ाम क्वेश्चन है, स्प्रिंग 2018 से है, 4 मार्क्स। तो इसमें रिक्वायरमेंट थी कि ब्रीफली डिस्क्राइब हाउ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन टेक्स प्लेस एंड आल्सो डिस्क्राइब हाउ कंट्रोल इज एक्सरसाइज्ड ओवर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बनता कैसे है और फिर उस पर कंट्रोल कैसे रखा जाता है। तो ये भी रिप्रोडक्शन है बेसिकली टेक्स्ट की, कि पावर गिवन होती है जी एग्जेक्टिव को, जो मिनिस्टर या पब्लिक बॉडी हो सकते हैं, और टू मेक लॉ फॉर स्पेसिफिक पर्पजेज ओनली। और कंट्रोल जो है वो दो तरीके से है कि आप रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, स्कोप डिफाइन कर सकते हैं, और फिर जहाँ पर किसी ने अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया हो तो आप उसे कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। तो ये 2 वेज हैं उसको कंट्रोल करने के। सो ये हमारा टोटल प्रोसेस था आज के इस लेक्चर का। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे। Subscribe to our channel and press the bell icon to never miss any update and get notified whenever new content is uploaded.